प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? एक प्रकाश की घटना अपवर्तन है। अपवर्तन के बारे में डिटेल में समझते हैं। दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, पहला डायग्राम ये, दूसरा डायग्राम ये। अपवर्तन की घटना से समझने से पहले सघन माध्यम और विरल माध्यम का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए बच्चों, सघन माध्यम का मतलब प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम का मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा। आपके दो माध्यम हैं, दो माध्यम, और हम आपसे ये कहते हैं कि इसमें मुझे बताओ कौन विरल है कौन सघन है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम वो विरल, सॉरी वो सघन, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा वो आपका विरल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात को समझते हैं। कांच, जल और वायु। कांच, जल और वायु, इनमें हम आपसे ये पूछते हैं कांच, जल और वायु में सबसे सघन कौन है? तो कांच तो सबसे सघन है क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, फिर आपका जल है, फिर आपका वायु है। अगर हम इन दोनों में पूछते हैं, अगर हम कांच और जल में पूछते हैं तो साथियों कांच सघन और जल आपका विरल। देखिए अगर इन दोनों में पूछते हैं जल और वायु में, तो जल आपका सघन और वायु आपका बात क्लियर होगी। अच्छा देखिए, ये पहला माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम आपका वायु है। तो प्रकाश की कण कांच से वायु में जा रही है। वैसे इस प्रकाश की कण को ऐसे निकल जाना चाहिए था, नहीं, बल्कि थोड़ी अवलंब से दूर हट गई। इस वाले डायग्राम में साथियों क्या देख पा रहे हो? इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हो कि प्रकाश की कण को ऐसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, नहीं, बल्कि थोड़ी नॉर्मल की ओर झुक गई। यहाँ नॉर्मल से दूर हट रही है, यहाँ नॉर्मल की ओर झुक रही है। जब कांच से सघन में गए, कांच से वायु में गई तो नॉर्मल से दूर हटी, जब वायु से कांच में गई तो नॉर्मल की ओर आई, नॉर्मल की ओर झुक गई। तो एक बात तो यहाँ से समझ में जाती है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल अवयव से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। दोनों परिस्थितियों में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। दोनों परिस्थितियों में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो अपवर्तन की प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तीन साधन कंडीशन बनती है। देखिए यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि I इज लेस देन R, यानी सॉरी I इज लेस देन R। यहाँ पर बस अत्यु क्या है, I आपका कौन हो गया और R आपका अपवर्तन कौन हो गया, यानी कि अवलंब और आपतित कण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अवलंब और अपवर्तित कण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यदि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है, क्वेश्चन कभी आ जाए कि यदि अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है तब आप ये बताओ पहला माध्यम विरल की पहला माध्यम सघन। तो याद रखना है अपवर्तन कोण यदि आप R का मान ज्यादा है, यानी दूसरा वाला माध्यम साथियों कैसा होगा, विरल होगा। पहला वाला माध्यम कैसा होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या देख पा रहे हो, I इज ग्रेटर देन R। इस कंडीशन अगर हम आपसे ये पूछते हैं बताइए पहला सघन की विरल, तो I का मान ज्यादा है, यानी कोण का मान ज्यादा है तो वो वाला माध्यम 100% विरल। याद रखो जब विरल से सघन तो अवलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल तो अवलंब से दूर हटेगी। ठीक, कहानी क्लियर होगी। दो बातें जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। परावर्तन घटना में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, एक हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें तरंग वेग आवृत्ति में साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम पूछ लें कि प्रकाश की परावर्तन घटना में कौन सी चीज बदल जाती है, तो आपका जवाब तीव्रता साथी हो कम हो जाती है। वेग और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती, तो अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती। और फिर बदलता क्या है, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा और आपकी तीव्रता बदल जाएगी। कौन चीज नहीं बदलेगी, आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। और परावर्तन में तीव्रता बदलती है। साथियों ये वाली कण आपकी आपतित कण है, ठीक है, और ये वाली क्या आपकी आवर्तित कण है। और अवलंब और आपतित कण के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण होता है, और अपवर्तित कण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपका अपवर्तन कोण होता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब प्रथम नियम क्या देखना है आपको, जी आपकी आपतित कण है, जी आपका नॉर्मल है, जी आपकी अपवर्तित कण है। तो प्रथम नियम में हम ये कहेंगे कि आपतित कण और अवलंब और अपवर्तित कण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित कण, अवलंब और अपवर्तित कण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला वाला साथ में क्लियर हो गया। ठीक, और अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक, और परावर्तन में कौन बदल जाती है, परावर्तन में तीव्रता बदल जाती है।
बच्चों दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर पेपर में कभी आ जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है। दूसरा नियम समझिए क्या है। साइन लिखा है साथ, साइन इसको ज्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्या। साइन को ज्या पढ़ते हैं। वो आई को बच्चों पढ़ते हैं, आई को पढ़ते हैं आपतन कोण। तो इस साइन ऑफ मतलब आपतन कोण की ज्या होगी। वो आर को क्या पढ़ते हैं? आर को पढ़ते हैं अपवर्तन कोण। आर को पढ़ते हैं अपवर्तन कोण जी, आपतन कोण की है। इस साथियों लाइन का जो नाम है जी क्या है? अनुपात। जो लाइन का नाम है साथियों वो क्या है? अनुपात। जो एन है साथियों इसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपवर्तनांक। आप समझिए हमारी बात। सेकंड रूल कैसे याद करेंगे? एक पॉइंट को वर्ड समझना है, कोई खास बात नहीं है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या आई यानी कि साइन, आई का साइन है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। कि स्नेल का नियम हो गया साथियों। दोबारा लिख लीजिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। स्नेल का नियम परिचय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप चर्चा करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। एक वर्ड साथियों आएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। एक अपवर्तनांक क्या होता है और एक वर्ड निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। कभी साथियों अगर बात अगर आपसे पूछ ली जाए कि अपवर्तनांक क्या है, तो स्नेल का नियम लिख दो। आप स्नेल का नियम लिख दो। कैसे लिखोगे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा हो गई स्नेल का नियम यानी अपवर्तनांक की परिभाषा। क्या लिखोगे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होते हैं, उसी नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ले लें, जैसे मान के चलो जो कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष में वो कितना होता है? 3/2। तो सभी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। वायु के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का अपवर्तनांक है, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। परिभाषा बड़ी सरल है, वैसे कह सकते हो। सी क्या है? सी है प्रकाश की चाल। सी है आपकी प्रकाश की चाल। और बी क्या है? बी है साथियों माध्यम में चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम प्रकाश की चाल लाइन का नाम अनुपात पढ़े लो, एन के अपवर्तनांक। तो बड़ी सरल परिभाषा है कि प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लो प्रकाश की चाल तो साथियों कांस्टेंट रहती है, ये द्रवातीय वायु में है। द्रवातीय वायु प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बी क्या है? बी का मतलब है जैसे कांच हो सकता है, जल हो सकता है, जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम के साथ में वायु नहीं, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, और कोई मीडियम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, तो उसमें प्रकाश की चाल। उन दोनों का जो अनुपात है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। परिभाषा में कैसे लिखें? प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ANG बराबर 3/2, इसका मतलब ये हो गया कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो सभी क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या दिया? निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या है? एक पहला माध्यम जे, दूसरा माध्यम जे। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक साथियों ने μ1 मान लिया और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मान लिया। अपवर्तनांक को n भी लिखा जाता है और अपवर्तनांक को μ भी लिखा जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक को n भी लिख लो या फिर μ लिख लो। एक बात और आपको समझना है, सूत्र बताया हमने μ बराबर c/v। c कांस्टेंट है तो μ किसके व्युत्क्रमानुपाती पाती होगी? v के। μ किसके व्युत्क्रमानुपाती चाहती है? v के। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहते हैं। कोई माध्यम है, मान लो 2 माध्यम है, एक में प्रकाश की चाल 4 है, एक में प्रकाश की चाल 3 है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसमें अपवर्तनांक कम होगा। यानी कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है। प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है। अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा, चाल कम, अपवर्तनांक कम, चाल ज्यादा। ठीक है, अब देखिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 हो गया, दूसरे का μ2 हो गया। प्रकाश की कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है
नॉर्मल इक्वल बैंड सो रही है। ये बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि दूसरा माध्यम कैसा आपका सघन है, पहला माध्यम क्या आपका अचल है। यहाँ बच्चों कोई दर्पण रखा हुआ है, यहाँ बच्चों कोई दर्पण रखा हुआ है, जैसी प्रकाश की दर्पण में टकरानी और टकरानी बात करते हो जैसी आई थी बिल्कुल वैसी लौट गई। बस प्रकाश के इसी गुण को हम कहते हैं कि प्रकाश उत्क्रमणिकता की सिद्धांत का पालन करती है। बात समझ, प्रकाश जैसा आया था टकराने के बाद बिल्कुल वापस वैसे लौट गया, इसे बोलते हैं प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। अब समझिए, पहले प्रकाश की किरण पहले माध्यम दूसरे माध्यम में गई, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आपका आर है। अगर यहाँ स्नेल का नियम लगा, अगर यहाँ हम स्नेल का नियम लगा दें, बाई स्नेल लॉ, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर न्यू भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो। अब पहले माध्यम का अपवर्तनांक आपका, पहले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू दिया है आपका और दूसरे क्या दिया, म्यू टू दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर यानी कि 1 म्यू टू। 1 म्यू टू का मतलब समझ में आता है आपको, 1 म्यू टू का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1 म्यू टू का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण एक मान लें। अब देखिए, प्रकाश की पहले इस पहले माध्यम दूसरे माध्यम में गई, अब दर्पण रखा है टकरानी, तो अब दूसरे से पहले में गई, तो फिर आपका आर हो जाएगा आपतन कोण और आई हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। टकराने का जब घटी देखिए, पहला माध्यम जी दूसरा माध्यम जी ऐसे आ रही है, पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है तो आई जी आ गई, अब लौट रही है। जब लौट रही है तो आई काम आर करेगा, आर आई का काम करेगा, जो आर है वो आई का काम करेगा, जो आई है वो आर का काम करेगा। इसमें स्नेल के नियम लगाए तो क्या होगा, साइन आर बटे साइन आई बराबर, देखिए अब 1 म्यू टू है उल्टा हो जाएगा, 2 म्यू 1 समीकरण 1 का गुणा करो, समीकरण 1 गुणा 2 करो। एक क्या है, एक है साइन आई बटे साइन आर गुणा, यहां बोलो साइन आर बटे साइन आई बराबर 1 म्यू 2 म्यू 1, आई से आई आर से आर, तो एक बराबर आया 1 म्यू 2 म्यू 1। देखिए बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू 2 बराबर 1 बटे 2 म्यू 1। इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप सपोज करो कि पहला माध्यम आपका एयर है यानी कि हवा, पहला माध्यम हवा मान लो और दूसरा माध्यम कांच मान लो, दूसरा माध्यम कांच मान लो। हवा के लिए ए लिखेंगे और कांच के लिए जी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए रखिए आप, तो क्या मिलेगा, ए एन जी बराबर मिलेगा 1/GN, 1/GN। इसका मतलब एक बात आप समझिए, हवा के साथ में जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो 3/2 होता है। कितना होता है, 3/2। इन जो ए जी आपका दिया है वो कितना है, 3/2। इस सूत्र का मतलब समझा है आपको, ए जी दिया है 3/2, मीनिंग क्या है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। अगर हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है कांच के सापेक्ष हवा का, इसको उल्टा कर दो, 2/3। वही साथ सूत्र का मतलब बताया मैंने, 1 म्यू 2 इक्वल टू 1/2 म्यू 1, यानी कि हवा के सापेक्ष यदि कांच का दिया है 3/2, तो इस सूत्र के अनुसार कांच के सापेक्ष हवा का 2/3 हो जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि दिया है और दूसरे के सापेक्ष पहले करता तो उल्टा कर दो उसका। कोणांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, एक ही क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, डिटेल समझते हैं। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम, तीनों का आप गौर से देखिए। ये वाली किरण अवलन से दूर हट रही है, पहले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में अपवर्तित किरण अवलन से दूर हट रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल है, ठीक। दूसरे वाले चित्र में देखिए बच्चों, इसमें भी अपवर्तित अवलन से और दूर हट रही है, मतलब क्या है। और तीसरे वाले डायग्राम में अपवर्तित किरण अवलन से बहुत दूर हट के ये वाली रेखा के समांतर हो गई है, यानी इसके ऊपर से निकल गई है। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका कोण मान लो कुछ है, तब ये वाली किरण अवलन से दूर हटी, आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाया हमने, अवलन से किरण थोड़ी और दूर हट गई। आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि जो आपकी अपवर्तित किरण है एक्स अक्ष के ऊपर से निकल गई,
तो कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तित अवलंब से और दूर हटती जाती है। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि आपकी अपवर्तित कण एक्स अक्ष के ऊपर से निकल सकती है कि इस समय साथी जो आपका आपतन कोण है, इस समय जो आपतन कोण है वही आपका क्रांतिक कोण है। इस समय जो आपका आपतन कोण है वही साथी क्रिटिकल एंगल है। परिभाषा क्या होनी चाहिए? कौन माध्यम है साथी? सघन माध्यम। अगर अवलंब कण दूर हट रही है पहला सघन और दूसरा विरल। सघन विरल कौन सा माध्यम? आपको बहुत बेहतरीन से तरीके से समझाया। प्रकाश की चाल कम, माध्यम आपका विरल, सॉरी सघन, प्रकाश की चाल ज्यादा, माध्यम आपका विरल। ठीक है, तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन आई को आपतन कोण पढ़ते हैं, यानी कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण है। परिभाषा आपकी चित्र में है दोस्तों। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। उस क्रांतिक कोण को थीटा से भी लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण को आई से भी लिख सकते हैं और क्रांतिक कोण केवल हम सी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक, अब कॉन्सेप्ट आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिए क्या है। अब यदि आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिए इस कंडीशन में, क्रांतिक कोण की परिस्थिति में यदि आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा दें, हम क्या देखते हैं कि देखिए इस कंडीशन में कण ऐसी जा रही है, अब थोड़ा और बढ़ाओगे तो और ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो ऐसे निकल जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं तो प्रकाश की संपूर्ण मात्रा उसी माध्यम में लौट जाती है। इस फिनोमेना को साथियों, इस घटना को साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कंडीशन यहाँ पर दो बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कि पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए तो पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सबसे ज्यादा होना चाहिए। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे कैसे होता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक कांच का आयताकार गुटका है। देखिए जी आपकी आपतित कण है, पहले ई को आपकी आपतित कण है कहाँ है? आपकी वायु यानी कि विरल माध्यम है, और जी आपका कांच का है सघन माध्यम है। जैसे कि पीयू कण वायु से कांच में आएगी, यदि विरल से सघन में आएगी तो नॉर्मल को जो कि ये आपका नॉर्मल है जी, नॉर्मल है वैसे इसको ऐसा निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल को बैंड सही थोड़ी झुकी हुई पर्याप्त है। अब यहाँ गौर करिए बहुत अच्छे से। अब कांच से वायु जा रही है, पहले वायु से कांच में आई तो नॉर्मल को झुक गई, अब कांच से वायु में गई तो अवलंब से दूर हट गई। अब यदि हम आपसे ये कहें I1 क्या है, तो I1 आपतन कोण है और R1 क्या है? आपका अपवर्तन कोण। इस कंडीशन में अगर हम रखें तो ये आपकी आपतित कण होगी और ये आपकी अपवर्तित कण होगी। तो यहाँ पर आपतन कोण I2 है और अपवर्तन कोण आपका R2 यहाँ रही स्नेल करनी है। तो देखिए आपकी जो प्रकाश की लड़ाई वायु से कहाँ नहीं कांच में आ रही, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी स्नेल के लिए क्या होता है साइन आई, यहाँ पर आई है तो साइन आई होगा, बट ये साइन आर होता है, यहाँ पर क्या आर तो आर वन लिखा। समीकरण नंबर 1 कहानी की हुई। अब यहाँ पर लगाओ स्नेल का नियम, तो अब पहला माध्यम कौन होगा? आपका कांच, पहला माध्यम कांच होगा तो क्या लिखेंगे जी, दूसरा माध्यम आपका वायु होगा। आपतन कोण क्या देखिए भाई I2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन I2 बटे साइन R2। अब एक हम नियम पढ़ाया था, क्या नियम बताया था हमने? आपको नियम ये बताया था कि यदि कहीं लिखा मिल जाए, कहीं लिखा मिल जाए ए म्यू जी बराबर होता है 1 बटे म्यू जी म्यू ए, अभी हवा होता है ना, यदि हवा के सापेक्ष कांच का दिया तो 1 बटे कांच के सापेक्ष हवा का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी म्यू ए लिखा है, तो जी म्यू ए अगर हम बात करेंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं जी म्यू ए बराबर ये हो जाएगा 1 बटे ए म्यू हो जाएगा, इधर ले उधर ले, तो जी म्यू वहाँ ये लिख देंगे तो हो जाएगा 1 बटे ए म्यू जी बराबर साइन I2 बटे साइन R2, इसको उल्टा करो ठीक है, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी, इसको उल्टा करो तो ऊपर चला जाएगा साइन R2 बटे बोलो साइन I2, समीकरण नंबर हो गया आपका। तो अब 1 को 2 बराबर कर दो,
1 बराबर 2 करो, 1 बराबर 2 करोगे तो क्या मिलेगा, साइन I1 बटे साइन R1 बराबर साइन R2 बटे बोलिए साइन I2। कहानी मतलब कि समीकरण 1 और 2 बराबर के a म्यू डी जी a म्यू डी बराबर कर दिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात, आप मुझे बताओ क्या R1 और I2 बराबर है? क्या R1 बराबर I2 है? बिल्कुल है। कैसे कौन है बच्चों? एकांतर। समझ ये बात को समझिए, एकांतर कौन है? क्यों एकांतर कौन है? जे तरीके रेखा है, देखिए सॉरी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है? परस्पर समांतर रेखा। तो जे हमने जब बना दी, जे हमने बना दी, और जे वाली तरीके रेखा है, ठीक है, जे वाली तो जे तरीके रेखा है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और जे वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो देखिए जे वाला कोण इस वाले कोण का अंतर कोण हो गया, तो R1 बराबर क्या हो गया I2। तो जहां R1 लिखा I2 लगा इसके वाले समीकरण, तो क्या मिलेगा बोलिए, साइन I1 बटे साइन जहां R1 लिखा है वो I2 लिख दिया, I2 बराबर बोलो क्या मिलेगा, साइन R2 बटे साइन I2। जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, साइन I1 बराबर मिलेगा साइन R2। देखिए I1 बराबर R2 लिखा है, मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा कि आपतित कण निर्गत कण के कैसे हैं, समांतर है, यानी कि आपतित कण और निर्गत कण में कोई विचलन नहीं है, आपतित कण और निर्गत कण में